जी, आप सभी को नमस्कार। प्रबोध कुमार जी पर चल रहे एकाग्र की इस 7वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग इन दिनों प्रबोध कुमार जी के जन्म दिवस के अवसर पर उन पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से और अलग अलग पीढ़ियों से लेखकगण आ रहे हैं और उन पर अपनी बात रख रहे हैं। पूर्व में भी हमने निरीहों की दुनिया पर जो प्रबोध कुमार जी का उपन्यास है संजय गौतम को सुना, और आज फिर इस नई कड़ी में हम एक बेहद चर्चित कथाकार को सुनेंगे, रणेंद्र जी को सुनेंगे। इसी उपन्यास पर एक कृति किस तरह अलग अलग लेखकों के मानस में अपनी जगह बनाती है और किस तरह उसकी व्याख्या अलग अलग कोणों से संभव है, हम आज इसे भी देखेंगे। तो निरीहों की दुनिया पर हम आज एक उपन्यासकार रणेंद्र जी को सुनेंगे। मगर उससे पूर्व एक छोटा सा हिस्सा इस उपन्यास का पढ़ते हैं और उसके बाद आज के वक्ता को बुलाते हैं। निरीहों की दुनिया का एक पैरा मैं यहां पर पढ़ता हूं। खरगोश कछुए से कुछ सवाल और करना चाहता था, लेकिन एक भयंकर आवाज से उसकी झपकी टूट गई और उसी के साथ उसके मन की आंखें बंद हो गईं। उसने अपनी बाहर वाली आंखों से देखा कि सड़क पर एक गाड़ी उल्टी पड़ी है और उसमें से धुआं निकल रहा है। उस गाड़ी के अगल बगल में बड़ी बड़ी गाड़ियां खरगोशों की चाल से गुजर रही थी। वे गाड़ियां उनमें बैठे आदमियों को लेकर उस धुआं उगलती उल्टी पड़ी गाड़ी से ऐसे बच बचकर भाग रही थी जैसे वह उन्हें काट खाएगी। उन गाड़ियों में बैठे आदमियों को यह पता लगाना भी जरूरी नहीं लग रहा था कि उस उल्टी पड़ी गाड़ी के आसपास उतना खून क्यों फैला हुआ है। उसे खून से बहुत डर लगता था, लेकिन अपने कुतूहली स्वभाव के कारण वह अपने को उतनी दूर तक जाने से नहीं रोक सका जहां से वह उस उल्टी पड़ी गाड़ी और उनमें से निकले खून को साफ साफ देख सकता था। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि वह खून जब उस गाड़ी में से निकला है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह उसी गाड़ी में बैठे किसी आदमी का होगा, और इसका मतलब यह भी हुआ कि वह खून उसके दोस्त कछुए का नहीं है। इससे उसकी वह बेचैनी दूर हो गई जो उसे उस समय से तंग कर रही थी, जब उस भयंकर आवाज से उसकी झपकी टूट गई और उस उल्टी पड़ी गाड़ी को देख जो पहली बात उसके दिमाग में आई थी वह यह थी कि वह गाड़ी कहीं उसके दोस्त कछुए की पीठ से टकराकर तो नहीं उलट गई थी। तो इस तरह से पूरी बुनावट है और इसकी पीछे की जो अंतर कथाएं हैं और इसके पीछे जो लेखक का मंतव्य है वह कई कई अर्थों में लिपटा हुआ है। हम आज देखेंगे कि हमारे समय के एक चर्चित कथाकार रणेंद्र इस उपन्यास को किस तरह से देखते हैं। इसलिए उनके ही एक आलेख में से यह अंश लेते हुए हमने आज के इस वक्तव्य का टाइटल रखा, निरीहों की दुनिया सुखांत किंतु करुण कथा की अनुगूंज। सुखांत किंतु करुण कथा की अनुगूंज, यह कैसे है स्वयं अपने वक्ता से सुनते हैं। रणेंद्र जी को आमंत्रित करते हैं। जी नमस्कार, हार्दिक स्वागत रणेंद्र जी।
जी नमस्कार नमस्कार। और जोहार। जी जी। और आपसे धन्यवाद अनुरोध और जी, आभार आपका। जी अर्पण जी। आपसे अनुरोध है कि इस कड़ी में इस उपन्यास के बाबत अपनी बात रखें रणेंद्र जी। जी धन्यवाद और आभार अर्पण जी। और श्रोताओं को भी, दर्शकों को भी ढेर सारा आभार। नए वर्ष की मंगल कामनाएं। स्वर्गीय प्रबोध कुमार के बारे में पहली बार लगभग एक दशक पूर्व जब बेबी हालदार की वो हिंदी में पुस्तक आई, आलो अंधारी, उस संदर्भ में जब चीजें आने लगी कि ये प्रेमचंद के दौहित्र हैं और उन्होंने अपनी ही घर की जो मेड है उसको इस ढंग से, उसकी रुचि को देखकर इस ढंग से आगे बढ़ाया कि वो एक लेखिका के तौर पे हमारे सामने है, तो एक हृदय का एक बड़ा सा कोना उनके लिए आरक्षित हो गया। फिर आदरणीय विजय राय जी ने ये मुझे मौका दिया कि प्रबोध कुमार पर जो विषांक आ रहा था उसमें उनके उपन्यास पे लिखने का एक अवसर मुझे इस इस बहाने प्रबोध जी के बारे में जानने का, उनकी रचनाओं से परिचित होने का, ये विजय राय जी का ही ये बड़प्पन था कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। आज अर्पण जी ने ये अवसर दिया है कि मैं उन पे बोलूं। एक तो प्रबोध जी ने सागर विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र पे अपनी पढ़ाई की थी और वो मानव विज्ञानी के तौर पे केवल भारत में नहीं बल्कि विदेशों के भी लगभग 2 या 3 विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे वो जाते रहे थे और एंथ्रोपोलॉजी की जर्नल्स में और उनके मैगजीन्स में उनके आलेख, तो एक लंबा समय एक मानव शास्त्री के तौर पे उन्होंने गुजारा। उतना ज्यादा साहित्य में उनकी क्या कहा जा रहा है, उतनी ज्यादा नहीं आ सकी, क्योंकि जिस विधा में थे उस विधा में ही उन्होंने एक बड़ी ऊंचाई हासिल की थी कि एंथ्रोपोलॉजी के जो भी छात्र हैं वो उनकी रचनाओं से, उनकी उपलब्धियों से परिचित है। लेकिन हिंदी साहित्य के भी छात्र, हिंदी साहित्य के भी पाठक अ, उनके उपन्यास, उनकी कहानी, उनका कहानी संग्रह, उनके संस्मरण, उनकी आलोचनाओं से, उनकी कहानियों से सुपरिचित हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ भी एक बड़ा नाम है वो। और प्रेमचंद की परंपरा जिसे हम कहते हैं हिंदी कथा साहित्य में, उस परंपरा को उन्होंने तोड़ा है। वो अपने ढंग से चीजों को देख रहे हैं, अपने ढंग से चीजों को कह रहे हैं। निरीहों की दुनिया जब मेरे सामने आई तो एक तो इसका शिल्प इतना सादा और इतनी सादगी भरा था कि पहले पाठ में तो ये लगा कि ये पंचतंत्र की कहानी को ही एक नए बोध में, एक नए काल में कहने की कोशिश की जा रही है। उसी का विस्तार है कि एक आधुनिक काल बोध में हम उसी खरगोश और कछुए की कहानी को पढ़ रहे हैं जिसको बचपन में हम लोग पढ़ते आते थे। लेकिन जैसे ही वो उपन्यास के फ्लैप पे ये बात हमारे आंखों के सामने कौंधी की, निरीहों की दुनिया एक भिन्न लोक की देहरी पर हमारी अगवानी करता है, जहां यथार्थ और गल्प का भेद मिट जाता है। एक भिन्न लोक की देहरी पर जहां यथार्थ और गल्प की दुनिया आपस में घुल मिल जा रही है, तो ये जो बहुस्तरीयता है इस रचना की, वो पहले पाठ में उस ढंग से हमारे सामने खुलती नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसमें आज के संदर्भों को देखना शुरू करते हैं तो उसका जो शिल्प के पीछे सादगी के वो एक आभास के पीछे जो वो एक गहन बुनावट है कहानी की, वो हमको समझ में आने लगती है। खास करके हमारी जो पुरखा साहित्यकार हैं, कृष्णा सोबती की जो पंक्तियां फ्लैप पे चमक रही हैं, वो घने धुंध में रोशनी का काम कर रही हैं। वो बताती हैं कि निरीहों की दुनिया उपन्यास में प्रबोध कुमार ने हथियारबंद गिरोह के चंगुल में फंसे वंचितों के जिस आख्यान के संश्लिष्ट को
सहज सादगी और सूक्ष्म संवेदना से प्रस्तुत किया है, हमारी चेतना को भौतिक रूप से स्पंदित करता है। वंचितों के इस वृत्तांत में लेखक की चिंताएं मानवाधिकार, मानवीय मूल्यों से जुड़े मानव कल्याण के संदर्भों को छूती। अब ये इन पंक्तियों के कौंध के बाद ही पता लगता है कि जिस कछुआ और खरगोश के जिन समुदायों के सुख दुख और षड्यंत्र, प्रताड़ना और हिंसा और हथियार आदि की चीजें हम देख रहे हैं, और जिस गप और गल्प की पेचदार गलियों से गुजर रहे हैं हम, वो दरअसल खरगोश और कछुए की कहानी नहीं है, बल्कि खरगोश और कछुए के तौर पे दो निरीह समुदायों की कहानियां हमारे सामने, मानवीय समुदाय, मानव समुदाय और उनके उनका वृत्तांत, यथार्थपरक वृत्तांत हमारे सामने रखा जा रहा है, और वो थोड़ी सी परतों को खोलकर देखने की आवश्यकता है। जिस वंचित समुदाय की बात कृष्णा सोविती कह रही हैं, या खरगोश और कछुए के माध्यम से प्रबोध जी हमारे सामने रख रहे हैं, अगर हम भारतीय संदर्भों में देखें और थोड़ा सा जेंडर और रिलीजन, धर्म और जेंडर को किनारे कर दें, तो एक तो सबसे बड़ा वंचित समुदाय जो है हमारे दलितों का है, दूसरा वंचित समुदाय कारीगर समुदाय है, और तीसरा जो है आदिवासी समाज जो है वो वंचित के तौर पे हमें दिखता है। पूरे देश में जो सबसे बड़ा वंचित समुदाय है दलितों का, वो तो हजारों साल से केवल जन्म के आधार पे जो भेदभाव है इस सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना में, और उसमें जिस ढंग से अदृश्य हिंसा उसमें रची बसी हुई है, तो उस अदृश्य हिंसा के शिकार यह समुदाय जो निषेध और नियंत्रण और प्रताड़ना सहता आ रहा है हजारों साल से, और पशुवत जीवन जीता रहा है। मानवीय गरिमा क्या होती है उसे मालूम ही नहीं है, और आज भी कमोबेश परिस्थितियां बदल तो रही हैं, लेकिन जो उम्मीद की गई थी आजादी के समय, जो उम्मीद की गई थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक तत्वों में, वो उस ढंग से उसकी गतिशीलता के साथ बदलाव नहीं दिख रहा है। दूसरा जो औद्योगिक पूंजीवाद है, उसके आगमन के बाद जो हमारा कारीगर समुदाय था, जो ठीक है कि वो समाज के निचले पायदान पे ही रखा गया था, हाथ से, चूंकि वो मेहनत कर रहा था, और मेहनत से बहुत चिढ़ है इस संरचना को, सामाजिक संरचना को, हाथ से मेहनत। लेकिन इस औद्योगिक पूंजीवाद के पहले तक एक संपन्न और समृद्ध जीवन वो गुजार रहा था। यह देश उनके बनाए हुए सामानों के निर्यात पर उनकी इकोनॉमी टिकी हुई थी। इसलिए कबीर बहुत ही आक्रामक होकर अपनी बात कह रहे थे, लेकिन कपड़े बुनने वाला समुदाय उस समय की राज व्यवस्था की इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी था, लोग उनकी कटु बातों को लोग सह रहे थे। लेकिन पूरे ब्रिटिश काल और ब्रिटिश काल के बाद भी इस औद्योगिक पूंजीवाद ने उस कारीगर समुदाय के लाखों लोगों को एक वंचित समुदाय में तब्दील करके छोड़ दिया। आदिवासी समुदाय जो है, अगर आप देव प्रसाद चट्टोपाध्याय को देखें, रामशरण शर्मा को देखें, कि ढंग से जो है वो गण और गणराज्य का स्वभाव और प्रकृति जो है वो जनजातीय है, आदिवासी प्रकृति है। और जैसे ही साम्राज्य का उदय हो रहा है आपके यहाँ, खास करके मगध साम्राज्य का, तो कैसे इन गणतंत्रों को कुचला जाता है, तोड़ा जाता है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बतला रहा है कि ये जनजातीय गणतंत्र के लोगों को आदिवासियों से हथियार लेकर उन्हें दूर तक बसाया जा रहा है, गांव जंगलों में, कि उनसे खेती करवाई जाए और उन्हें संगठित नहीं होने दिया जाए। ये उनके साथ चूंकि गणतंत्र की आवश्यकता नहीं थी, समतावादी समाज की आवश्यकता नहीं थी, ये जो राजतंत्र में ये अब टाइम बार हो चुके थे, इसलिए इनको किनारे करना था। और दूसरा आघात तब लगा जब ब्रिटिश हुकूमत आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और वो अपने साथ ओमनी डोमेन की थ्योरी लेकर आई, यानी कि जहां हमारा शासन है वहां की सारी धरती, सारा जंगल, सारा जल जो है स्वभावतः हमारे अधिकार में है,
ये थ्योरी वो लेकर आई। वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो जंगलों में और जहां जमीन पे वो उनकी पुरखों ने जमीन बनाई है उस पे स्वाभाविक रूप से उनका हक है। तो वो एक झटका, बहुत बड़ा झटका था। इस कारण से 1767 से ही एक क्रांति की बिगुल यहाँ हमको सुनाई पड़ती है। और जब आजादी के बाद भी इस औद्योगिक पूंजीवाद को और पूंजीवाद के बढ़ते हुए चरणों को उस जंगल और उस पहाड़ के खनिजों की आवश्यकता थी, पानी से विद्युत की आवश्यकता थी, तो वो आदिवासी समुदाय की वंचन की प्रक्रिया कोई बंद हो गई आजादी के बाद, वो नहीं है। अब इस वंचित समुदाय से दो प्रतिनिधि के तौर पे कछुए और खरगोश को चुना है प्रबोध कुमार ने और अपनी गाथा में प्रस्तुत किया हमारे सामने। और दोनों के बीच में बड़ा प्रगाढ़ संबंध है, दोनों के बीच में दोस्ती है, दांत को काटी दोस्ती है, बहुत लगाव है दोनों के बीच में। लेकिन एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो 007 कहलाने में अपने को गर्व महसूस करता है, एक बाहर से आया हुआ कछुआ कैसे दोस्ती को और इन दो समुदायों के बीच के सदियों के संबंध को दुश्मनी में तब्दील करना चाह रहा है, ये बड़ा अद्भुत है। यही से ही कहानी, इन्हीं षड्यंत्रों से, इन्हीं सारे तिकड़मों से इस 007 007 जो हॉलीवुड की फिल्म का नायक होता है वहां से, तो ये चीजें जो हैं वहां से कहानी में गति मिलती है। और हमारे समय के बहुत सारे उत्तराधुनिक राजनीति के बहुत सारे आयाम वहां खुलते हैं। जैसे पहचान की राजनीति जो है वो जिस ढंग से सारी राजनीति को पीछे ठेल चुकी है, वो बहुसंख्यक हो और या अन्य तरह की पहचान की राजनीति हो, वो बड़ी अच्छे ढंग से ये 007 जो पात्र है उसके माध्यम से हमारे सामने कथाकार रखते हैं। हालांकि हमारी पुरखा साहित्यकार कृष्णा सोबती 007 जैसे पात्र को हथियारबंद गिरोह कह रही है कि, लेकिन मुझे लगता है कि एक किताब आई थी 2005 में जॉन पार्किंसन की, एक कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। वो किताब बहुत चर्चित हुई थी और ये हमारे सामने ये इस तथ्य को उस किताब ने रखा था पूरे प्रमाण के साथ कि कैसे अमेरिका जो है अपनी आर्थिक नीतियों को दूसरे देशों पे थोपने के लिए अपने विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक हिटमैन की तरह चयनित करता है और उनको वहां प्लांट करता है, जो कथित तौर पे थर्ड वर्ल्ड कहे जाते थे, तीसरी दुनिया कही जाती है। वो संज्ञा भी उन्हीं लोगों ने दी है तृतीय विश्व की। और वहां वो उनकी आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने की उनके द्वारा पूरी कोशिशें की जाती हैं। अगर उसकी कोशिश सफल नहीं हो जाती है तो शासन व्यवस्था सत्ता पलट कर दी जाती है या फिर शासनाध्यक्ष की हत्या होती है। इसके बहुत सारे प्रमाण उस किताब में जॉन पार्किंसन ने दिया था, ए कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। तो ये 007 का जो पात्र है 007 जो है, कभी कभी लगता है कि वो इकोनॉमिक हिटमैन की तरह यहाँ आता है और उस चीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और एक पहचान, एक अलगाव और कई तरह की चीजें वहां कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसकी बात कहेंगे। जो पहचान की राजनीति है वो भी एक नई अवधारणा, एक थोपी हुई अवधारणा के तौर पे, लेकिन वो मुख्य धारा की राजनीति के तौर पे हमारे सामने आ गई है। दिक्कत ये है कि जब हम अपने आप को देखते हैं तो अपनी पहचान को हम बहुआयाम के तौर पे, बहुआयामी देखना चाहते हैं कि हम शिक्षक भी हैं, हम अच्छे पिता भी हैं, हम अच्छे खिलाड़ी भी हैं, हम कवि भी हैं, हम गीत भी अच्छा गाते हैं, हम फुटबॉल भी या बैडमिंटन भी अच्छा खेल लेते हैं। तो ये अपने व्यक्तित्व के बहुआयाम को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसको हम पसंद नहीं करते हैं उसको केवल धर्म और जाति के आधार पे उसको चिन्हित करने की, उसकी पहचान जो है हम सीमित करते हैं उसके
जन्म उसका कहाँ हुआ है, उसकी जाति क्या है या उसका धर्म क्या है। ये इकहरी और इकलौती पहचान की सीमा में बांधने की कोशिश, धर्म या उसकी सभ्यतागत चिन्हित करने की कोशिश, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या 9/11 के बाद जो जॉर्ज बुश की राजनीति थी, वहां से वो चीजें निकलती हैं, वहां से प्रभावित होती हैं। और एक सिमिलर उसके तौर पे, एक इकहरी पहचान के तौर पे हम किसी समुदाय या व्यक्ति की पहचान को उसके उसके व्यक्तित्व को सीमित करके केवल वो किस धर्म का है, क्योंकि 9/11 के बाद जॉर्ज बुश ने इस्लाम को ही आतंकवादी घोषित कर दिया। और सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर ने इस धार्मिक पहचान के आधार पर ही पूरे विश्व की राजनीति को गढ़ने का एक सैद्धांतिक आधार दे दिया। तो ये जो पहचान की राजनीति है, वो किस ढंग से 007 जो है वो दो मित्रों के बीच में, कछुआ और खरगोश के बीच में, मुखिया कछुआ और मुखिया खरगोश जो मित्र हैं उनके बीच में कैसे इस राजनीति को करने की कोशिश कर रहा है। प्रबोध कुमार उसको अपनी कहानी के सहज प्रभाव में हमारे सामने रखते हैं। वो बहुत सारी इन सैद्धांतिकी के जटिलताओं में वो नहीं जाते हैं, वो सीधे पात्रों के माध्यम से और कहानी के प्रवाह के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। लेकिन ये ही उपन्यास की धुरी है और इसी के इर्द गिर्द सारा ताना वाना रचा गया है और हमारे सामने धीरे धीरे वो गजिन बुनावट के साथ प्रकट होता है। इस 007 के साथ जो दूसरे खल पात्र हैं इस उपन्यास में, वो पत्रकार हैं। ये पत्रकारों का समूह ही है जो दो दोस्तों के बीच की एक याराना दौड़ को एक सनसनी में बदल देता है, एक सनसनी खेज परिघटना में बदलने की कोशिश कर रहा है। और इस पत्रकारों के इस व्यवहार के कारण जो अपमानित महसूस करता है कछुआ, वो मुखिया कछुआ, और वो प्रताड़ित होकर दौड़ को बीच में ही छोड़ देता है और वो लौट जाता है उदास होकर पोखरे के उस कोने में जहां उसकी बसावट है। और ये जो खेल को प्रतिस्पर्धा में बदल देना, एक दोस्ताना खेल में किलर इंस्टिंक्ट की बात करना, ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये उपभोक्ता पूंजीवाद के हैं, जिसे समझने में कोई कठिनाई पाठकों को नहीं होती है। कहानीकार इसे बहुत गहराई के साथ बिना किसी सैद्धांतिकी को थोपे हुए अपनी बात कह रहा है। और लोकतंत्र के अन्य स्तंभों की तरह भी ये जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, वो भी किस ढंग से पूंजी की सेवा में चरण चंपी कर रहा है, वो हमारे सामने स्पष्ट होता है। ये जो 007 है, जिसे मैं मान रहा हूं कि वो इकोनॉमिक हिटमैन है, वो उस तालाब का पोखर का कछुआ नहीं है। वो मिलता है मुखिया कछुआ की पत्नी को और अपना झूठा परिचय देता है कि आपकी चौथी नातिन का मैं सातवां पुत्र हूं, चौथी नातिन का सातवां बच्चा हूं मैं। ये झूठे परिचय के साथ उनके सामने उपस्थित होता है और अपनी बाचलता और बुद्धिमत्ता, कथित बुद्धिमत्ता से उन्हें प्रभावित कर लेता है। और वो उसको मुखिया का सलाहकार के तौर पे उसको वो अपने लगाव के कारण या उसकी बाचलता से प्रभावित होके वो बनवा देती है। तो समुदाय में एक झूठे व्यक्ति का प्रवेश होना, उसे उस समुदाय के प्रधान सलाहकार के तौर पर स्थापित होना, और वो सलाह के तौर पे दो समुदायों के बीच के संघर्ष को किस ढंग से हवा दी जाए, कैसे उसको और आग को और आग बढ़ाया जाए, और उस सारे तिकड़मों के बीच में कैसे समुदाय के प्रधान के रूप में अपने को स्थापित किया जाए, यही पूरी 007 की जो राजनीति है, जो कूटनीति है, जो रहस्य है, जिस पन्ने खुलते हैं आगे कहानी इस उपन्यास में, तो ये बहुत कुछ वो इकोनॉमिक हिटमैन की ओर इंगित करते हैं। इसके अलावा जो है वो पूरा जो कछुआ समाज है उस पोखर का, वो बड़ा ही सामुदायिक, सहजीवी,
समतावादी समुदाय है जो एक व्यवस्था के कारण कि व्यवस्था चलती रहे, एक बुजुर्ग कछुआ को उसने मुखिया कछुआ बना दिया है, लेकिन कोई ऐसा हायरार्की वहां नहीं है, कोई पदानुक्रम नहीं है कि वो उससे श्रेष्ठ है और वो उससे निम्न है। लेकिन ये आते ही सलाहकार के तौर पे जो बाहरी कछुआ है 007 वो समझा देता है कि पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो एक सबको नंबर दे दिया जाए, एक अंक दिया जाए, ताकि सबकी पहचान जो है वो स्पष्ट हो सके। अपने आप में ये सलाह बड़ी ही आकर्षक थी, बड़ी नई थी, नयापन लिए हुए थी। ये बात कभी मुखिया कछुआ ने या मुखिर ने कभी सुनी ही नहीं थी, तो वो स्वीकार हो जाती है, उसका प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया जाता है मुखिया जी के द्वारा। अब वहां से उसकी वो सारी धूर्तता और वो घूस का भी प्रवेश कि नंबर तो है, लेकिन मनचाहा नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ घूस देना होगा। अब एक सहज सामुदायिक सहजीवी समाज में वो प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है, समाज के अंदर ही घूस की चीजें शुरू होती हैं, और वो जो सरलता थी, ईमानदारी थी, सामुदायिकता थी, वो धीरे धीरे सब लुप्त हो रही है। ये कुछ उसी ढंग से कि आदिवासी समुदायों में जहां कोई बाहरी समाज का आदमी आता है और कुछ लोगों को मित्रता के जाल में फंसा के फिर ये कमा लेंगे, वो कमा लेंगे, ये हो जाएगा, और उन्हीं की ही जमीन और उनकी ही चीजें बेच के, तो सारी वो कुछ ही वर्षों में उस समाज जहां वो घुसता है वहां की सारी सादगी और सारी ईमानदारी और सारी समतावादी सोच को खत्म कर देता है। कुछ उसी ढंग की चीज यहाँ दिख रही है। वो तो पहचान नंबर ये भी बड़ा एक ऐसे ही प्रमोद कुमार ने इस पहचान नंबर की बात को वहां नहीं रखा है, क्योंकि सूचना जो है, सूचना तंत्र और सूचना का युग जो है, वो एक आज के इस पूंजीवादी खेल में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और सूचनाएं कितनी महत्वपूर्ण हो गई है कि कभी हम सुनते हैं कि फेसबुक से वो सूचनाएं गायब हो गई, व्हाट्सएप से सूचनाएं गायब हो रही हैं या बेची जा रही हैं। तो बहुत जरूरी है इस पूंजी तंत्र को लगातार अपने विस्तार करने के लिए आंकड़े जरूरी हैं उनके लिए, और आंकड़ों की शुद्धता जरूरी है। इसलिए ये सूचना तंत्र या सूचना की सत्यता और आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाना, उसके कई रास्ते खड़े हो गए हैं। आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप ही आपकी सूचनाओं को की बेचने में सहयोग कर रहा है, आपको मालूम भी नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद भी हमारी जो सत्ता व्यवस्था है वो आधार कार्ड को हर नंबर से जोड़िए, हर चीजों से अपनी हर निजी अपनी आपकी कोई प्राइवेसी ही नहीं हो, हर चीज को आप जोड़ दीजिए आधार कार्ड, आधार नंबर से। ये जो दबाव है अंततः वो वैश्विक पूंजी का दबाव है, जिसको ये आंकड़े चाहिए, ये सूचनाएं चाहिए, ताकि वो अपने इस बाजार और वहां लगातार उसके बदलते हुए स्वरूप को और मुनाफे के लिए लगातार उसके बदलते हुए प्रबंधन के लिए आंकड़ों की जो बाजीगरी है, उसके उपयोग के लिए क्या इसकी महत्ता है, इस नंबरों की, आंकड़ों की, वो यहाँ पहचान नंबर के तौर पे वो बाहरी कछुआ ला रहा है इस कहानी में। और कैसे अगर आपको चाहिए होगा आपके अनुकूल नंबर एक कोई, तो आपको उसमें घूस के तौर पे, और धीरे धीरे वो घूस की राशि उसके पास इतनी जमा, हालांकि मछली में वो घूस ले रहा है जो कहानी, जो कछुआ खरगोश और पोखरे की कहानी है, तो मछलियां ही वहां घूस के तौर पे आएंगे, लेकिन मछलियों का ही वो घूस का ही जखीरा इतना बड़ा हो जाता है कि वो न्याय तंत्र को प्रभावित करने में सक्षम है, वो सत्ता भी परिवर्तन करने में सक्षम है। तो क्या चीजें बहुत सरल लग रही हैं, लेकिन वो कहाँ उसका वो निशाना कहाँ है उपन्यासकार का, वो समझ में पाठक को आता है। ये जो रचनाकार जो है वो भ्रष्टाचार की प्रणाली और काले धन के एकत्रीकरण से क्या संकेत देना चाह रहा है, क्या संदेश देना चाह रहा है, वो पाठकों की दिक्कत इसमें नहीं होती है। कहानी सीधे सीधे कछुआ और खरगोश की है, लेकिन उसकी बहुत स्तरीयता जो है, अब वहां
शुरुआत ही कहानी से, वो उपन्यास के शुरुआत के पन्नों में ही जो वो मुखिया कछुआ खरगोश है, अपने मित्र मुखिया कछुआ को अपनी एक आप बीती सुना रहा है कि कैसे वो इंसानों के जाल में फंस गया और वो एक प्रयोगशाला में ले जाया गया, जहां कई खरगोश थे और उन पर तरह तरह के दवाएं इंजेक्ट की जा रही थी और उनकी आकृतियां बदल गई थी और तरह तरह की कहानियां। तो ये पूरा जो पूंजी नियंत्रित औषधि उद्योग है, वो कैसे इंसानों को ही, खास करके निरीह और वंचित समुदाय के इंसानों को ही गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करता है, खास करके कथित रूप से तृतीय विश्व के सबसे गरीब तबके को की ढंग से इस्तेमाल दशकों से करता आ रहा है। हमें मालूम है, अखबारों में बीच बीच में खबरें आती हैं, लेकिन चूंकि वो इस तबके की होती हैं जो मध्य वर्ग का हिस्सा ही नहीं है, तो हमारी संवेदना को कहीं वो खरोच पे नहीं आती है और वो चल रहा है अनवरत तौर पे, ये गिनी पिग के तौर पे इंसानों का प्रयोग। उसी एक बड़े फलक को एक झलक के तौर पे कि किस ढंग से ये पूंजीवादी व्यवस्था कितनी क्रूरता के साथ प्रयोग करती है और उनके अंगों का किस ढंग से एक अश्लील क्या कहा जाए, अश्लीलता की सारी सीमाओं को पार करते हुए, जहां मनुष्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसको बहुत ही वो हमारी वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो किस ढंग से अंग काटे जा रहे हैं, किस ढंग से हाथ निकला हुआ है और सारा, और वो भाग रहा है वो खरगोश। तो ये जो है, तो वो ये रचना केवल दौड़ के बारे में नहीं है, बल्कि कई वो संदर्भों में और इंसान के हिंसक स्वभाव के बारे में भी अपनी बात कहती है। कभी चिड़िया कोई कहानी सुना रही है किसी खरगोश को, हथियारों से इंसानों के लगाव की बात कह रही है। केवल हिंसा प्रिय नहीं है इंसानों को, हथियार भी कितना प्रिय है। और कितना सहज ढंग से एक चिड़िया मुखिया खरगोश को कहानी सुना रही है कि कैसे एक व्यक्ति एक पेड़ की ओट में बैठ के एक खरगोश जो है गिरा हुआ फल खा रहा था, उसको छुप की गोली मारता है। अब ये धरती पर गिरा गिरा हुआ फल खाने में उसको कष्ट हो गया, उसको कौन सी तकलीफ हुई उस इंसान को कि उसने मार ही दिया। ये उस चिड़िया के समझ में नहीं आ रही थी बात, और वो जानना चाह रही थी मुखिया खरगोश से कि क्यों उसने वो मार दिया उस खरगोश को। तो मुखिया खरगोश भी जो है एक युवा खरगोश को अपने अनुभव बांट रहा है कि ये इंसान नाम का जो जीव है वो कब गुस्से में है कब खुशी में है, समझना बहुत कठिन है। आप जान ही नहीं सकते हैं कि वो गुस्सा में है या खुश है, कि हिंसक वृत्ति जो है वो समझ में ही नहीं आएगी कि क्यों वो आदमी जब निकला वो बंदूक लेकर, तो निकला ही इसलिए था कि वो देखना चाहता था कि मेरा निशाना सही है कि नहीं। और उस खरगोश एक फल खा रहा था जमीन में, उसको लगा कि इससे बेहतर कोई निशाना की जांच करने के लिए कोई और चीज नहीं होगी, और छुप के इसलिए कर रहा था कि लोगों को नहीं पता चले कि वो अभी नौसिखिया है, कि वो पारंगत है बंदूक चलाने में। तो ये है कि उसकी हिंसक वृत्ति को समझना, वो कब खुश है कब गुस्से में है, ये समझना इंसान का बहुत कठिन है। दूसरा कि वो युवा खरगोश को यही बतलाता है कि जो इंसानों का बनावटीपन है, कि वो कब खुश होगा कब नाराज होगा, उसमें वो अपना अनुभव सुनाता है कि कैसे एक पार्क में वो एक युवा अपनी प्रेमिका को चुभते चुभते उसका गला दबा के हत्या कर देता है, आराम से हत्या कर देता है चुम्बन लेते हुए। तो ये समझ में नहीं आया कि वो जब हंस रहा था, उसे प्यार कर रहा था, चुम्बन ले रहा था, तब वो असली था, कि जो उसकी हत्या कर रहा था वो असली था। ये जो बनावटीपन है इंसानों की, वो ये खरगोश और युवा खरगोश के बीच के संवादों में और चिड़िया और खरगोश के संवादों के बीच में वो पाठकों के सामने आता है कि हिंसा किस ढंग से जज्ब हो चुकी है इंसानों के हर व्यवहार में, उसके स्वभाव में,
और हथियारों से लगाव उसका क्यों है। तो ये हालांकि बताता है कि जो अपनी अनुभवों के आधार पे खरगोश ही कि वो जो जंगल के बगल के घर हैं वहाँ जो छोटे बच्चे हैं उन बच्चों की जो मासूमियत है, उनकी जो हंसी है वो कितनी सहज है, वो कैसे पशु और पंछियों से मिलती हुई है, लेकिन कैसे वो बदल रहे हैं। वो जैसे जैसे उनके यहाँ कंप्यूटर आ रहा है, टीवी आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, तो बच्चों की मासूमियत भी कैसे गायब हो जा रही है, वो भी बड़े इंसानों की तरह कैसे बनावटी होते जा रहे हैं। इसमें भी टिप्पणी वो खरगोश और कछुए की बातचीत में वो आती है। तो अब चूंकि 007 नाम है उस बाहरी कछुए का, और 007 करके वो बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, उसके जो नायक होते हैं उन फिल्मों के, वो थोड़ा सा ज्यादा ही कामुकता का व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार इस बाहरी कछुए के भी कई चीजों में दिखता है, वो यहाँ दिखाई पड़ता है। वो अब वो अपने को मुखिया कछुआ और मोखनी के बाद उसने नंबर 3 घोषित कर लिया है उस सलाहकार ने, बाहरी कछुए ने। अब उसके पास वो घूस की कमाई भी इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको किसी तरह से वो मुखिया कछुए को बदनाम करके या खरगोशों के साथ जो एक अलग कौम है जिनसे संघर्ष की स्थिति है, जो कभी वो कछुओं के हो ही नहीं सकते हैं, तो ये ढंग की बातें वो हमें याद दिलाती हैं कि ढंग से आज के दिन में अस्मितावादी राजनीति या उग्र राष्ट्रवादी राजनीति ये जो बातें कह रही है, जिस ढंग से दो समुदायों के बीच के दरार को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वही बात यहाँ खरगोश और कछुए के बीच में ये जो बाहरी कछुआ है जो अपने को नंबर 3 घोषित किए हुए है, वो बड़ी वो शुरुआत करता है प्रशंसा से कि हमारे जो मुखिया कछुआ हैं वो बहुत ही भले हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो उनका दोष यही है कि वो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकते हैं। सबको पता है कछुआ समाज में कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो खरगोश है। वो अगर जीत जाएगा वो दौड़ तो वो कान काट लेगा, तो केवल मुखिया कछुआ का कान नहीं कटेगा, प्लस पूरे कछुआ समाज का अपमान होगा। तो ये ढंग की अपमान की और ये ढंग की वो उग्रतापूर्ण बातें हम लगातार सुन रहे हैं। उस समय की आवाज ही ये बन गई है, ये ढंग की अस्मितावादी बातें, और वहां इस रचना में वो बहुत सहज रूप से आ रही है कि, और वो बता रहा है कि अगर कछुआ समाज का कान कटेगा तो ये कोई कछुआ नहीं चाहेगा कि उसके समाज की तरफ बदनामी हो। मतलब वो माहौल बना रहा है कि कैसे मुखिया कछुआ को हटा दिया जाए या हरा दिया जाए, इसको किनारे कर दिया जाए। तो ये उद्वेलित करने का, जिसको हेट स्पीच हम आज सुप्रीम कोर्ट भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अब रेखांकित कर रहा है कि कई तरह से हेट स्पीच जो है, घृणा की जो बातें हैं हमारे समाज में जहर घोल रही हैं, अब स्वीकार करना पड़ रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी। तो इस उपन्यास के माध्यम से, यहाँ कछुआ और खरगोश के माध्यम से और चिड़ियों और पशुओं और पंछियों के माध्यम से ये सारे बदलाव जो इधर आए हैं और उस बदलाव के जो माध्यम जो चीजें बनी हैं, उस चाहे वो पहचान की राजनीति हो, वो आंकड़ों का संग्रह करके, या फिर वो औषधि उद्योग का गिनी पिग के तौर पे इस्तेमाल वंचितों का, या फिर ये ढंग से हेट स्पीचेज, तो सारी चीजें आज से उतना पहले अपने उपन्यास में अगर प्रबोध कुमार ला रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि रचनाकार वो भविष्य को देखता है, वो उसको हम देख सकते हैं। वो ढंग से खून की बातें, आपाधापी की बातें, सड़कों पर होती हुई दुर्घटनाएं बार बार बच्चों की या कछुए की या खरगोश की, तो ये भागती हुई गाड़ियां एक्चुअली वो गाड़ी है नहीं, वो प्रतीक बन गई हैं जो उत्तर आधुनिक समाज है। ये बहुत तेजी से भागता हुआ जो समाज है, जिसकी संवेदनाएं मर गई हैं, कौन कुचल के मारा उसको देखने की फुर्सत नहीं है। कहीं ना कहीं गांधी अपने हिंद स्वराज में जिसकी खिलाफत कर रहे थे, उसको ही अलग रूप में इन दुर्घटनाओं के तौर पे सड़क पे वो धब्बे में बदलते हुए, कभी खरगोश को, कभी कछुए को या किसी कुत्ते को, ये जो रचना में चीजें आती हैं,
तो वो उसका बड़ा विस्तार है। वो ये जो अनावश्यक गतिशीलता केवल मुनाफे और प्रतिस्पर्धा के कारण या हेजेमनी वर्चस्व कायम करने के कारण ये जो अनावश्यक जो गतिशीलता है और उसके कारण से जो लगातार मानवीय मूल्यों की का नाश हो रहा है, वो सड़क पे एक चिन्ह के तौर पे, धुंधले चिन्ह के तौर पे बदल जा रहे हैं, तब्दील हो जा रही हैं सारी हमारे मूल्य। और एक दृश्य आता है इस उपन्यास में कि प्रयोगशाला के टेबल पर खरगोश के पेट को चीर कर उसके अंग अंग निकाले जा रहे हैं और वो उनके मुखिया कछुआ के दिमाग में तस्वीर आती है कि किस तरह वो खरगोश उस टेबल से मुक्त होकर अगर भागे और भाग निकले तो कैसा लगेगा, कि अगर वो चीरे पेट वाला मरियल खरगोश उस कमरे के भागने की हालत में था तो वो अगर भागता तो कैसे उसके चिरे हुए पेट से उसकी लोदी, उसके जो आंत है, उसकी लोदी पोटी जो है वो लटक रही होती या उसी ढंग से लटक रही होती जैसे बकरों को मार के पोखरे के पास वाली बस्ती में गोश्त की दुकान में लटका देते हैं, उस ढंग से लटकती हुई और वो भागते हुए दिखते। लेकिन सच तो ये है कि मार्च 2020 में जब 4.5 करोड़ वंचित समुदाय के लोग जो श्रमिकों के तौर पे महानगरों में थे, लेकिन वो अदृश्य थे, हमारी सत्ता की आंखों से ओझल थे और उन्हें घर पहुंचने के लिए 7 दिन और 10 दिन का समय भी नहीं दिया गया, कुछ घंटे का समय दिया गया और वो उसी पेट चीरे खरगोश की तरह लादी पोटी लटकाए हुए अपनी पीड़ा के साथ, मरणांतक पीड़ा के साथ हजार हजार किलोमीटर की पदयात्रा करने को विवश हुए। रेल की पटरियों पे उनकी लाशें दिखाई पड़ी सूखी हुई रोटियों के साथ साथ। तो ये जो कल्पना कर रहा है वो मुखिया कछुआ की ऐसा होगा, वैसा हुआ। 2020 में हमने देखा उन दृश्यों को, हमने नदियों में बहती हुई लाशें देखी, हमने रेल की पटरियों पर बिखरी हुई लाशें देखी, कुछ उसी ढंग का दृश्य जो प्रयोगशाला में इस उपन्यास में जहां खरगोशों की चीरा लगाकर उनके अंगों को निकाला जा रहा था, उस ढंग का ही दृश्य दिखाई पड़ा लॉकडाउन के समय। तो ये जो है उपन्यास लगता तो है बड़ा सरल, लगता तो है कि पंचतंत्र की कहानी का विस्तार कर रहा है, लगता है कि आज के एक आधुनिक युगबोध के साथ उपन्यासकार प्रबोध कुमार एक कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सरल सहज कहानी के तौर पे उसमें चीजें इतनी गज्जिन हैं, इतनी बहुस्तरीय हैं, इतनी परतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेके अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक पूंजी के सारे पैतरे उसमें आपको दिखाई पड़ेंगे, अस्मितावादी राजनीति के सारे पैतरे दिखाई पड़ेंगे, उग्र राष्ट्रीयता के सारे पैतरे दिखाई पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इतनी इसमें ताने बाने की तरह बुनी हुई है कि एक पार्ट में वो आपके सामने खुलती नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं वो दे रहे हैं चीजों को, कैसे वो सिनेमा को बाइकआउट करने वाला जो गिरोह है वो कैसे सिनेमा घर में हुदंग कर रहा है, कैसे एक हथियारबंद लोगों का एक टोली पेंटिंग की गैलरी में जाके हंगामा खड़ा कर रही है, कैसे भावनाएं लोगों की आहत हो रही हैं, कैसे खोखले नारे जो हैं वो पूरे वायुमंडल को घेरे हुए हैं। तो ये सारी चीजें खरगोश और कछुए की कहानी के तौर पे आपके सामने आती है और आपके सामने वैश्विक और राष्ट्र की राजनीति के, आपके समाज के सारे बदलावों को आपके सामने रखती है। तो अंत में कृष्णा सोबती के शब्दों में अगर हम ठीक उद्धृत करें कि तंत्र और सत्ता की लापरवाही से दूर पड़े निरीहों की बेगानी बस्तियां तयशुदा नागरिकों से अलग हैसियत रखती हैं। जनसंख्या तो है मगर संज्ञा नहीं। तभी तो इस पाठ के मुख्य पात्र है कछुआ और कछुई, मुखिया और मुखिनी। कछुए की पीठ सहने के लिए, खरगोश के पांव शिकारियों के लिए, संचितों की दुनिया कहकहों के लिए और वंचितों की दुनिया संतापों के लिए। इस प्रकार प्रबोध कुमार अपनी अनूठी सादगी भरी शैली और कहन से हम वंचितों की संताप भरी दुनिया में ले जाते हैं
हमें। और इस सुखान किंतु करुण कथा की अनुगूंज बहुत देर तक हमारे अंतर्मन में गूंजती रहती है। यही एक बैठक में पाठ के प्रवाह में बहा ले जाने वाली इस रचना की सफलता भी है, और इसकी संश्लिष्टता भी, इसकी जटिलता भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उस महान उपन्यासकार को अपनी सादर जोहार और नमस्कार अर्पित करता हूं, और पुनः आभार प्रकट करता हूं अर्पण जी को कि मुझे उन्होंने अवसर दिया अपनी बात कहने के लिए। और सारे लोगों को मेरा जोहार, धन्यवाद और आभार। जी शुक्रिया रणेंद्र जी, इतने विस्तार से इस उपन्यास पर चर्चा करने के लिए। और मित्रों, एक बहुस्तरीय उपन्यास को कैसे खोला जा सकता है, उसके भीतर पाठ के क्या क्या अर्थ निहित हैं, अभी हमने रणेंद्र जी के इस वक्तव्य में देखा, महसूसा। यह पूरे मानवीय उद्विकास और खास तौर से मानव की जो आज की स्थिति है वहां तक की पूरी यात्रा रणेंद्र इस उपन्यास के माध्यम से हमारे समक्ष रखते हैं। यह निश्चय ही एक बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा, जिसमें साहित्य की जो दखल है, साहित्य की जो सोच है, और साहित्य जिस तरह अपने रूपकों के बीच उन तमाम हाशिए पर रह रहे लोगों की व्यथाओं को व्यक्त करता है, हम यहां देखते हैं इस उपन्यास में। चाहे वह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि के बीच व्यक्ति की अस्मिता, उसकी जिजीविषा और उसके समक्ष आने वाले तमाम तरह के जो संकट हैं, जो चुनौतियां हैं, उन सब पर प्रमोद कुमार अपने इस उपन्यास में बात करते हैं। क्योंकि रूपकों के बीच की कथा है तो संकेतों में भी बात करते हैं। ऐसे में तमाम संदर्भों के बीच और विभिन्न वैश्विक संदर्भों के बीच रणेंद्र जी ने सोदाहरण इस उपन्यास पर अपनी बात रखी। निश्चय ही यह बातचीत काफी उपयोगी रही, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे पसंद किया, और जो लोग बाद में भी देखेंगे उन्हें भी यह वक्तव्य रोचक लगेगा और लोग इस पुस्तक तक लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणेंद्र जी यहां उपस्थित होने के लिए, और इतने सारे कोणों के साथ इस उपन्यास पर बात करने के लिए। और देखिए, जो रणेंद्र जी भी कह रहे थे कि कैसे कोई कृति अपने समय से आगे की कृति संभव होती है। जिस तरह का जो किसी भी फील्ड में हम देख लें, चाहे वह बेरोजगारी हो, चाहे श्रमिकों की दुर्दशा हो, चाहे दवाइयों और चिकित्सा जगत का अपना एक बड़ा संजाल हो, गिनीपेग की बात हो, और तमाम ऐसी चीजें जहां पर लोग कहीं ना कहीं एकमात्र उपकरणों की तरह इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। ऐसे में जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ सत्तासीन लोग हैं, वे अगर कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे निरीहों को सिर्फ इस्तेमाल करने तक के लिए सोचे, और पूरा खेल कैसे बदल जाता है जब बाहरी व्यक्ति का प्रवेश होता है किसी हितैषी के रूप में, जो कि वह है नहीं, और पूरा का पूरा वह समुदाय कैसे उससे तबाह होने लगता है, उसकी जो दोस्ती है, दोस्ती के बीच कैसे खटास आने लगते हैं। ये सारे जो वाकये हैं, ये जो प्रसंग हैं, उसको आज की विभिन्न घटनाओं से जोड़कर रणेंद्र जी ने रखा। एक बार मैं पुनः आप सभी मित्रों की ओर से रणेंद्र जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया। और आज चूंकि और नमस्कार, जोहार सबको। जी नमस्कार। और आज चूंकि मैराथन है, आज एक के बाद एक कई वक्तव्य होने को है,
क्योंकि कल हम लोग प्रबोध कुमार जी पर चल रहे इस एकाग्र को समाप्त भी करेंगे। तो अभी कुछ समय में हम संभवतः 7:30 बजे बेबी हालदार को सुनेंगे। आलो अंधारी की जो लेखिका हैं, जो आत्मकथाकार हैं और जो प्रबोध कुमार जी को तातुस कहती हैं और जिनके जीवन में, बेबी हालदार के जीवन में प्रबोध कुमार का एक बड़ा खास महत्व है, उन सब पर स्वयं बेबी हालदार अपनी बात रखेंगी। तो आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि 7:30 बजे पुनः उपस्थित हो। इसके बाद 2 और वक्तव्य होंगे, विजय राय जी के और हमारे एक और मित्र संजय भारती जी के। तो इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं एक बार पुनः। आप सभी लोगों का एक धन्यवाद, रणेंद्र जी का शुक्रिया कि उन्होंने समय निकाला और इतनी सुचिंतित व्याख्या संभव की। धन्यवाद।